हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। साइंस की क्लासेज चल रही हैं जो आपको कल हम लोग पार्ट 3 में कोणीय त्वरण, कोणीय वेग के बारे में पढ़ा गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल कि जो हमारा सेंटर की तरफ क्या होता है, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ एक फोर्स कार्य करता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि साइकिल सवार जो चलता है, जब साइकिल हम लोग चलाते हैं तो मोड़ पर के झुक जाते हैं, तो हमारा क्या करता है, वो सेंटर की तरफ हमारा क्या करता है, फोर्स कार्य करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूटल फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग जो कल के टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक जो है अभिकेंद्रीय बल। क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है। बताए थे पूरी अच्छे से कि वृत्ताकार गति क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, मतलब पिछले वीडियो में तो उस सब के बारे में आपको बता दिया गया है। तो वही कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके वृत्त के केंद्र की ओर एक फोर्स कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इसके बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल। तो लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी से। क्या दिखाते हैं? एफ सी से, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। किसे दिखाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहां पर बात आती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां हम लोग फोर्स पढ़ते थे मास इंटू एक्सेलरेशन था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान वहां पर त्वरण लेते थे, लेकिन यहां पर अभिकेंद्रीय बल है, इसलिए यहां पर अभिकेंद्रीय त्वरण लिया जाएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण। अब ये होता है मास इंटू ए सी, एफ सी बराबर। अब इसके लिए फार्मूला होता है, ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर। क्या होता है? वी स्क्वायर अपान आर। तो फार्मूला आपका बन के आ गया एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर। अब बात आती होगी
कि इसका यूनिट क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। इसका होता है मात्रक, एफसी बराबर मास इंटू वी स्क्वायर बटे आर। तो मास का आपका किलोग्राम और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हम लोग पहले जो एफ पढ़ते थे उसका भी यूनिट यही होता था। तो आपका यूनिट यहाँ से निकल के आ गया, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे फोर्स हो, दोनों का क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है। क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसमें एग्जाम्पल के रूप में। हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं उदाहरण। अब देखिए एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। चक्कर एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा जब साइकिल सवार साइकिल चलाता है, जब मोड़ पर वह झुकता है तो अपने साइकिल को अपने बाईं ओर या क्या करता है, झुका, अपने दाईं ओर क्या करता है, झुका जाता है। मोड़ पर साइकिल झुक जाती है, तो साइकिल सवार का मोड़ पर झुक जाना, साइकिल सवार का ये सब एग्जाम्पल पूछ लेता है कि किसका एग्जाम्पल आपका साइकिल सवार का मोड़ पर झुकना कौन सी क्रिया होती है, तो किस बल के कारण होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। साइकिल सवार का मोड़ पर झुक जाना, मोड़ पर झुक जाना। मोड़ पर झुक जाना, तो आपका अभिकेंद्रीय बल हम लोग पढ़ लिए। इसी तरह से सेम अपोजिट एक होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड एकदम सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। बस क्या होता, वो सेंटर की तरफ कार्य करता था और यह सेंटर से अपोजिट कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल होता है, एक जड़त्वीय या छद्म बल। छद्म बल होता है जो क्या करता है, यह सेंटर से क्रिया जो केंद्र की दिशा होती है जो केंद्र की दिशा के विपरीत कार्य करती है, जो केंद्र की दिशा के
विपरीत कार्य करती है। विपरीत कार्य करती है। इस दोनों में कोई नहीं है आपका, सेम डायरेक्शन, इसका फार्मूला भी वही होता है, बस क्या होता है, सेंटर से अपोजिट दिशा में होता है, mv² r ही होता है, इसका यूनिट डायमेंशन भी वही होता है, बस इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन केंद्र के दिशा से क्या होता है, केंद्र के दिशा से अपोजिट होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन जब कपड़ा धुलते हैं तो क्या होते हैं, हल्के कण बीच में, बाकी भारी कण क्या होते हैं, सेंटर के से दूर की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल, जो वॉशिंग मशीन है वो किस पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन होती है वह क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और जो मौत का कुआं देखते हैं, नहीं तो आदमी क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं मौत के कुएं में, तो आदमी क्या होता है, सेंटर की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, उसका बैलेंस बना होता है, सेंटर के दूर कार्य करता है, सेंटर के अपोजिट कार्य करता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही कार्य करता है। तो इसमें एग्जांपल थोड़ा सा हम देख देते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो आपका है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन दूध से क्रीम निकालने की मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन। ये सब एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि यह मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करता है या किस फोर्स पर, किस पे काम करेगा, तो यह बताएंगे। सर्कस में मौत के कुएं का खेल, सर्कस में मौत के कुएं का खेल, मौत के कुएं का खेल। तो इन सब चीजों में आपको हम एग्जांपल बता दिए कि बस वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, सर्कस में मौत के कुएं का खेल जो होता है, ये सब किस पे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होगा, इसको देख लेते हैं। तो किसमें होगा, कुएं का खेल जो आपका, इसमें सब किस पे सिस्टम पे है, ये आपका अपकेंद्रीय बल किस पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मतलब सेंटर की ओर, अप मतलब सेंटर से बाहर की ओर। कभी पूछ लेता है कि अपकेंद्रीय बल में दिशा किस तरफ कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल में सेंटर से दूर कार्य करेगा, केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करेगा। और अब अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंटर की तरफ कार्य करता है, तो इस पे आपका है अपकेंद्रीय बल। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और ये हमारी जो वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, सर्कस में मौत के कुएं का हिस्सा आपका क्या हो, अपकेंद्रीय बल के बारे में बता दिया गया। अब बात आती है कि एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, क्या एनर्जी, ऊर्जा। देखिए एनर्जी, ऊर्जा क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है, तो कहते हैं कार्य करने की जो क्षमता होती है, वर्क करने की जो पावर होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को
किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसको ऊर्जा को इसमें मापते हैं, मात्रक इसका होता है जूल। क्या होता है? जूल। और इसका बताए थे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। तो ये हमारा, ये कौन सी राशि है? तो ये हमारा अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि में होता है केवल परिमाण दिया होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्म ऑफ, अब हम लोग देख रहे ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यूनिट जूल होती है। राशि आपका क्या होता है? अदिश राशि होता है। अब देखते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेनली हमारा जो आपका है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कई होते हैं। तो इसमें देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अब इसमें बात आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बात आता है। इसमें एक टॉपिक दिमाग में आ रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इसको देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये सबको पता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता, बस ऊर्जा का एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो लिखेंगे हम लोग, ऊर्जा ना तो, ऊर्जा ना तो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, नष्ट की जा
सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न होता है और ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो। जैसे कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा में हो गया। जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं, जनरेटर जो होता है, जब हम लोग शादी विवाह होता है तो उसमें लोग जनरेटर ले आते हैं, तो जनरेटर का उसमें तेल डालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है वो, और हमारे घरों को क्या उजाला दे देता है। तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। हम लोग कुछ इसमें एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बहुत पेपर में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो हमारा इधर हम लिखते हैं उपकरण, इधर लिखते हैं उपकरण, और इधर ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण मतलब किसमें, वो किससे किसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला आपका है डायनेमो। क्या है, डायनेमो। जो डायनेमो होता है ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह से हमारा जो होता है मोमबत्ती, क्या होता है, मोमबत्ती जो हमारी होती है केमिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हम लोग है लेकिन जानते नहीं कि क्या कर रहा है, इसका क्या वर्क होता है। तो मोमबत्ती जो हमारा होता है वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, लाइट मतलब प्रकाश, तथा उष्मा ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा में। इसी तरह से हम लोग कई चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन जो हमारा होता है ध्वनि ऊर्जा क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह से लाउड स्पीकर, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और उसके बाद सोलर सेल, जो गांव में लगता है, सोलर एनर्जी वाला सिस्टम जो आपके लाइट उड लगती है, उसको सोलर सेल क्या होता है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
सौर ऊर्जा इसमें होता है विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब जो आपका होता है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी में, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक हमारा बच रहा विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर डायनमो का उल्टा होता है, वो विद्युत ऊर्जा किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, विद्युत मोटर जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ चुका है कि मोमबत्ती का कन्वर्जन किसमें होता है, तो हमें बता दिया गया आपको कि ऊर्जा क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आता है यांत्रिक ऊर्जा क्या होते हैं प्रकार। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है इसके फॉर्म होते हैं ये दो प्रकार, एक होता हमारा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अब एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। और एक हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच, एम जी और एच। पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसका होता है एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन कई बार आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी तथा संवेग, संवेग इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। में संबंध। देखिए कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है
जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वो होता है हाफ mv²। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग जस्ट बताएं इसके पहले कि p बराबर क्या होता है, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। हमारा क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम। अभी बताएं इसके पहले ही कि p बराबर हमारा क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो हम लोग अगर यहां पर इस फॉर्म में बनाना चाहें मुझे तो क्या हो जाएगा, अभी बता, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। और अभी आपको p बराबर बता रहे हैं हम कि m इंटू वी होता है। तो वहां पे देखिए अब किस फॉर्म में हम लोग बनाना हमको है, ऊपर m है, p बराबर m इंटू वी होता है। तो अगर हमको ऊपर m² कर दें और नीचे m से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 m/m इंटू ऑलरेडी m है ही और mv²। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 m²v² अपान m। बहुत अच्छा चीज हम लोग देखने चल रहे हैं, क्योंकि कई बार पेपर में आता है कि इसको हम लोग संवेग को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां देखेंगे, अब यहां से p बराबर mv से हो गया तो m² अपान v² हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, p² अपान 2m, जो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां हम देख लेते हैं, इफ अगर हमारा संवेग 2 गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो वही कह रहा हमारा अगर संवेग 2 गुना हो जाता है तो उसी तरह क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी भी 4 हो जाएगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो गया p²/2m होता है, 2 गुना कर देंगे तो 2p² हो जाएगा बटे 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा, 4 इंटू p² अपान 2m। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारा मोमेंटम हमारा 2 गुना होता है, अगर मोमेंटम हमारा संवेग 2 गुना होता है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम लोग देख लिया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहा कि संवेग को दुगना करने पर, संवेग को दुगना करने पर संवेग को दुगना करने पर काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चार गुनी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़े। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल जो सेंटर की तरफ कार्य करता है उसको अभिकेंद्रीय बल, जो सेंटर से दूर कार्य करता है उसको अपकेंद्रीय बल। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा जो हमारी होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, उसका मात्रक, उसके यूनिट के बारे में पढ़ा गया। फिर ऊर्जा का संरक्षण नियम के बारे में पढ़ा गया। और फिर यांत्रिक ऊर्जा के 2 पार्ट हुए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में पढ़ा गया कि कौन सी चीज़ें ऊर्जा को किस फॉर्म में रूपांतरण करती हैं।
तो इसलिए पहले बताएं कि ऊर्जा संरक्षण जो आपका नियम है वो क्या करता, नष्ट नहीं होता, ना उत्पन्न किया जाता है, बल्कि क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोगों को इतना बताया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।